क्या हाल है बच्चा लोग? मेरा नाम है बेटा डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह। आज आपके साथ मेरा लाइफ का तीसरा दिन है। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और अब तक हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के ऑलमोस्ट सारी अपर चीजों को कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग का लेक्चर रहेगा वो कंप्लीटली बेस्ड रहेगा ओवर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स। ठीक है, तो बेटा पहले ही बोला था आप लोग को, जो इसके पीछे वाला सेक्शन है उसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट समझ आई होगी। ठीक, हाउ द मिडिल लेमेला वर्क्स ये समझ आया होगा, कैसे सेल वॉल डिफर करती है देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स है। राइट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। राइट, ओनली 4 टाइप्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स आर देयर। तो अगर ये 4 पूछे जाएं कभी भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसने पूछा कि व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, तो याद रखना उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं। अगेन रिपीट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये है कि एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड दोज आर इन कांटेक्ट विद द न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस के साथ जुड़ाव है उनका, बस और कुछ नहीं है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले जुड़ा हुआ रहता है, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है, उसके बाद लाइसोसोम्स होते हैं, अल्टीमेटली एक्सक्रीटरी सैक्स जिनको हम लोग लाइसोस और क्या कहते हैं वैक्यूल्स बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक, तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, देखो ये रहा पूरा का पूरा डायग्रामेटिक व्यू के अंदर, ये है न्यूक्लियर पोर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर से मैंने न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया, बस इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ दिखाया है। ठीक, एक्चुअल में कुछ इस टाइप का दिखता है। न्यूक्लियर एनवेलप भी यहीं पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग। ये रहा डबल मेम्ब्रेन बाउंड रहता है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कारण ये है जो भी क्या कहते हैं प्रोटीन या एमआरएनए वगैरह बनेगा उधर पर, उसको बाहर भेजना है तो वो इस पोर्स के थ्रू क्या कहते हैं सिक्रीट होता है इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? These are the network of tiny tubular structure. Tube-like structures होते हैं जो कि associated रहते हैं with the nuclear membrane. ठीक है ना, These are freely scattered in cytoplasm. सिंपल सी बात है, साइटोप्लाज्म की तरफ है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, तो these are scattered towards the cytoplasm. ठीक, इसका जो कहते हैं कंपार्टमेंट होते हैं ये 2 स्पेसेस में डिवाइडेड है। These are divided into 2 intracellular spaces. एक होता है ल्यूमिनल, ल्यूमिनल यानी कि ये वाला हिस्सा जो मैंने ग्रीन वाले हिस्से में दिखा रखा है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की ये क्या कहते हैं भूल भुलैया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक, जिसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज होंगी। तो एक हो गया ल्यूमिनल जो कि ईआर के अंदर है। ठीक है, एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म का एरिया है, जो साइटोप्लाज्म इन वाले इलाकों में घुसेगा। एक मिनट रुकना, देखो ये वाला हिस्सा है, ये इन वाले में जो साइटोप्लाज्म घुसेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है ना, तो 2 कंपार्टमेंट हो गए, एक ल्यूमिनल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का हिस्सा है और जो उसके बाहर का हिस्सा है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलेंगे। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, बहुत यूनिवर्सल है, बहुत टाइम बच्चों ने पढ़ा भी हुआ है। ठीक है ना, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, दैट इज नोन एज RER। ठीक, डिफरेंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ इतना है, जिसके ऊपर राइबोसोम चिपक जाते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर राइबोसोम चिपक जाएंगे उसको तो हम लोग बोलने लगेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर कहते हैं राइबोसोम्स का प्रेजेंस नहीं होता है उनको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उनका टेक्सचर जो रहता है टच करने के फॉर्म में अगर सोचो तो वो टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होगा, कोई ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। ठीक, दे बियर राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, पहले बता दिए तो। ठीक है ना, किस काम में आते हैं? दीज आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। वो सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस ये सेक्रेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं।
कोई सेल है जिसको प्रोटीन बनाने के लिए अपनी मशीनरी को क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म को तेजी से आगे बढ़ाना है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आर्मी खोल देगा। ठीक है, तो उनके पास RER की जरूरत होती है। ठीक, दे एक्सटेंड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। देखो इजिली नजर आ रहा होगा कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, यही वाली है ना, ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इन्हीं का फोल्डिंग बनके बाहर की तरफ ऐसे टनल टाइप का खुल गया है। जैसे बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा शहर था, उसके बाहर से एक नाला गुजर रहा है, तो एक नाले के फॉर्म में पूरा का पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुला हुआ है। ठीक, एक और होते हैं जिनका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER। ठीक है ना, क्या काम है इनका? ये जो है ये मेजर साइट्स कहलाती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। जो भी सेल्स लिपिड्स बनाने के लिए ज्यादा काम कर रहे होते हैं या लिपिड लाइक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज्यादा हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पूरा का पूरा राइबोसोम जो है डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये राइबोसोम अब्सेंटीज होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स का भी सेक्रीशन होता है। ठीक, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक, स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं उनके अंदर लिपिड का कंटेंट है। ठीक, एंड उस लिपिड कंटेंट को बनाने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ठीक, इतना समझ आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट जो पार्ट है जो जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खत्म होने के बाद लगा हुआ रहता है, उसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, इनको कैमिलियो गोल्जी ने 1898 के अंदर पहली बार देखा था। ठीक है ना, दीज आर द डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। डेंसली स्टेन्ड का मतलब बहुत ज्यादा स्टेनिंग के बाद ही ये नजर आते हैं, और अगर एक बार स्टेन पकड़ लिया तो बहुत अच्छे से नजर आ सकते हैं कि हाँ ये वाले क्या कहते हैं अलग से दिखने वाले न्यूक्लियस के पास कुछ ना कुछ चीजें हैं। ठीक, गोल्जी जो कैमिलियो गोल्जी थे उन्होंने पहली बार ऐसे ही कई सारी स्टेनिंग के बाद इसकी व्याख्या की थी। तो उन्होंने जब पहली बार इसको स्टेन किया था तो इनिशियली इसने स्टेन पकड़ा नहीं था, बट लेटर ऑन जब इसके ऊपर ज्यादा स्टेनिंग करते गए तब उनको पता चला कि ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। ठीक, जिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन्स और लिपिड्स को एकदम पैकेज्ड फॉर्म के अंदर बाहर ट्रांसफर करना होता, उनके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स नामक कुछ ना कुछ पैकेजिंग साइट्स होती हैं। इट इज जस्ट लाइक फैक्ट्री के बाहर एक पैकेजिंग यूनिट है। ठीक, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस और गोल्जी अपैरेटस आर नथिंग, दोस आर दी जस्ट व्हाट वी कॉल अ पैकेजिंग यूनिट। ये पैकेजिंग यूनिट की तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक, पहली बात तो ये फ्लैट रहते हैं। ठीक, फ्लैट ऐसे वाले नहीं, ये एक दूसरे के अगेंस्ट में वर्टिकल फ्लैट्स होते हैं। ठीक है ना, डिस्क शेप्ड सेक्स होते हैं, एक डिस्क यहां पर होगी, दूसरी उसके बगल में, फिर तीसरी उसके बगल में, ये सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होती है। ठीक, ये डिस्क शेप्ड सेक्स जो होते हैं इनको हम लोग सिस्टरने बोलते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट ये है, इस चीज को याद रखना, सिस्टरनेज आर फाउंड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड क्रिस्टास आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, कई बारी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर ये कई बारी पूछा गया, तो इस चीज को याद रखना। ठीक, डायमीटर विल लाई फ्रॉम 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, यानी कि ये वाले इसकी बात की जा रही है, इतना जो इलाका है ये स्पेस है, इसके स्पेस की बात की गई है। 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है पर सिस्टरने। ठीक, ये एक दूसरे के पैरेलली स्टैक्ड हैं, जैसे मैंने बताया एक दूसरे के पैरेलली स्टैक्ड रहेंगे। ठीक, सिस्टरनेज आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड। कॉन्सेंट्रिक का मतलब देखो ये होता है कि एक रिंग मैंने ऐसे बनाई, उसके बाहर एक और रिंग, उसके बाहर एक और रिंग, फिर एक और, एक और, एक और। ठीक, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, बट एक के पीछे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लगती जा रही है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर ऑल्सो अरेंज्ड इन दिस मैनर। ठीक, इनके पास दो फेस होंगे। देखो सिंपल सी बात है, ये डायरेक्टली एकदम स्ट्रेट ना होके थोड़े बहुत कर्व टाइप के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक कर्व्ड सरफेस है तो उसका एक हिस्सा तो कॉन्वेक्स दिखेगा, एक कॉनकेव दिखेगा। ठीक, तो जो
सिस फेस होता है, कॉन्वेक्स फेस होता है, उसको हम लोग फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। इट इज जस्ट लाइक कि खाना जो भी था वो आ रहा था, इस फेस के अंदर वो पैकेजिंग के लिए घुसेगा, ठीक। ट्रांस फेस जो होता है उधर से पूरे की पूरी उसके ऊपर पॉलिथीन वॉलिथीन लिपट के आएगी, ठीक। हाँ हाँ, यही वाला कॉनकेव है, ये वाला तो ठीक है, ऐसे लगा ले भाई। ये रहा सिस फेस, ठीक है, ये है कॉन्वेक्स फेस। एक्चुअल में ये फेस फॉरवर्ड करके रखेगा टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां से कोई भी प्रोटीन या लिपिड आएगा ना, वो इस एंगल से घुसेगा, मतलब इस एरिया में घुसेगा, ठीक है। ये है ट्रांस फेस, ठीक। इधर से मॉलिक्यूल्स ये जो जा रहे हैं ना, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, इन्हीं के अंदर पूरा का पूरा जो भी आइटम था वो पैक्ड है, ठीक। प्रोटीन होगा तो वो ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, लिपिड होगा तो वो ग्लाइको लिपिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स फेस इसका। देखो फिजिक्स की भाषा के अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव अलग हो सकता है, बायोलॉजी की भाषा के लिए कॉन्वेक्स है, ठीक। लेंस के फॉर्म में देख सकते हो यार, लेंस के अंदर कॉन्वेक्स शेप अलग हो जाता है, कॉनकेव अलग हो जाता है, नहीं होता? लेंस पढ़े? लेंस कौन सा वाला, कॉन्वेक्स वाला कौन सा होता है? ऐसा वाला ही तो बोल रहे हो, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ये कॉनकेव है, राइट। यहां पर लेंस के फॉर्म में देख लो, बात तो सही है, बट इनके हिसाब से ये सिस मतलब कॉन्वेक्स है, ठीक, और उनके हिसाब से जो आगे की तरफ यूं फैला हुआ है वो कॉनकेव है, ठीक है। ट्रांसवर्स फेस को कॉनकेव बोल दिया गया है। तो सिस इनका फॉर्मिंग फेस है जहां पर पैकेजिंग स्टार्ट होगी, और कॉनकेव फेस दैट्स अ ट्रांसवर्स फेस जो होगा वो मैच्योरिंग फेस होगा। यहाँ से आइटम कोई भी प्रोटीन, लिपिड या लिपिड लाइक मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जाएंगे, और ट्रांस फेस से वो कंप्लीटली पैक होके आएंगे, ठीक। सिस एंड ट्रांस फेस आर टोटली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, दोनों अलग अलग चीजें हैं बट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिंपल सी बात है, अगर पैकेजिंग यूनिट को दोनों साइड पर अलग अलग कर दूंगा कि एक हाथ में यहाँ से उठा के लेके जाऊंगा, फिर 15 किलोमीटर दूर जाके वहां पे पैकेजिंग करूंगा कि आप पॉलिथीन लपेटो, इतनी मेहनत से बचने के लिए क्या होता है, यूनिट्स दोनों अलग अलग है, दोनों को आपस में जोड़ के रख दिया जाता है कि यहाँ से बेल्ट के ऊपर पूरा का पूरा आएगा वो प्रोटीन या लिपिड, और उसके ऑल अराउंड वो वेसिकल्स जोड़ सकते हैं, ठीक। सिस ट्रांस में फिजिक्स के हिसाब से कंफ्यूज ना हो ना, फिर दोबारा बता रहा हूं, इनके लिए सिस का मतलब कॉन्वेक्स है और ट्रांस के लिए कॉनकेव है, ठीक। व्हाट आर द फंक्शंस, ये क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर टारगेट्स या आउटसाइड द सेल सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैकेजिंग करते हैं। देखो इंटर और इंट्रा दो चीजें होती हैं, ठीक। इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर आर टू डिफरेंट थिंग्स। व्हाट इज मेंट बाय इंटर एंड इंट्रा अकॉर्डिंग टू यू? पानी की बोतल होगी, पानी लगी है। कुछ भी जो मन में हो। देखो एक मिनट, इंटर का मतलब होता है कि दो अलग अलग सेल्स, ठीक, और इंट्रा का मतलब क्या हुआ फिर? देखो अगले साल तुम लोग को कंपटीशन वगैरह वाले क्या कहते हैं, पॉपुलेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, ठीक है ना। इंटर स्पेसिफिक का कहना यह है कि सेम स्पीशी के अंदर कंपटीशन हो रहा था, तो यहाँ पे इंट्रा सेलुलर लिखा हुआ है, ठीक, मतलब दो अलग अलग सेलों के बीच में प्रोटीन्स या लिपिड्स का ट्रांसफर हो रहा है। अगर यही इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट में बोलता तो सेल की उसी ही सेल की एक साइड से दूसरी साइड के पास ट्रांसफर हो रहा होता, ठीक। तो इंट्रा का मतलब डिफरेंट सेल, ठीक, अब याद रहेगा ना? ना याद आए तो 12th में तो आराम से अच्छे से याद हो जाएगा कि इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या है, ठीक है। इंट्रा का मतलब आराम से समझ जाओगे। तो सीक्रेट करने के लिए दो सेल के बीच में कोई सामान
पास ऑन करना है, ठीक, यानी कि एक फैक्ट्री है दूसरे को रिसीविंग करनी है, तो उस टाइम पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम आएगा, ठीक। या फिर किसी सेल को नहीं देना है, कहीं और लंबी दूरी पर जाकर पहुंचाना हो, या वो ब्लड प्रोटीन के फॉर्म में हो या क्या कहते हैं एडिशनल प्रोटीन के फॉर्म में हो, जो कहीं पर टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन के पास जाके एक्शन देने वाले, ठीक। तो उस टाइम पे गोल्जी apparatus काम आता है, क्योंकि जो प्रोटीन रहता है दैट इज अ स्लाइट हार्मोन इन नेचर, ठीक है, सॉरी हार्मोन बोल रहा हूं, इट इज स्लाइट एंजाइमिक इन नेचर, ठीक। हमने ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा हुआ है, एवरी प्रोटीन इज अ एंजाइम बट एवरी एंजाइम इज नॉट अ प्रोटीन, ठीक। तो बनने वाला हर प्रोटीन एंजाइम होगा तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए कैपेबल है, तो उसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर था, इसके ऑल अराउंड मैं एक क्या कहते हैं पैकेजिंग मटेरियल डाल के छोड़ दूंगा, है ना। अब ये कहीं किसी के साथ एक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास कोई आ ही नहीं पाएगा, ठीक। जहां पर भी इसको पहुंचना होगा वहां पे पहुंचने के बाद इसकी पैकेजिंग उधेड़ी जाएगी, उसके बाद जो भी इसका काम होगा वो करवाया जाएगा, ठीक है। तो या तो इंट्रासेलुलर दो सेल्स के बीच में ट्रांसफर हो या फिर लॉन्ग मटेरियलिक ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है ना। वेसिकल्स के फॉर्म में ये फॉर्म क्या कहते हैं ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम ईआर फ्यूज विद द सिस फेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो डायरेक्टली सिस फेस के सामने होता है, उधर से कोई भी प्रोटीन या लिपिड लाइक हार्मोन का रिलीज होगा और डायरेक्टली गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर कैरी करेगा और उसको सीधा बाहर भेज सकता है, ठीक है ना। एंड मूव टूवर्ड्स द ट्रांसफर सिस, वही बोला कि पहले सिस पे आएगा फिर ट्रांसफर पे आएगा, ठीक। दिस इज व्हाई गोल्जी apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। देखो सिंपल चीज है, अगर किसी सेल के अंदर तुम ये पता नहीं कर पा रहे हो कि उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि नहीं, तो उसके अंदर डायरेक्टली स्टेन डाल दो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पता करने के लिए। अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिल गया तो सिंपल सी बात है उधर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ही होगा 101%, ठीक, क्योंकि उसके बिना ये बिल्कुल काम नहीं कर सकता, ठीक। ऐसा तो है नहीं सेल इसको फालतू में भजिया देने के लिए बैठा रहेगा, जब कुछ पैकेज करने के लिए फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं कर रही है तो पैकेजिंग यूनिट क्या करेगी, उठा के फेंक देगी उसको बाहर, ठीक। जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम से, ठीक ठीक, जो राइबोसोम कहां पर अटैच्ड है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। ये सिस्टर ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो सिस्टर ने हैं उनसे वो प्रोटीन जो होंगे वो पूरी की तरह पैक्ड होने के बाद बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी लिपिड्स बनाएंगे या लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनाएंगे वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफेज से बाहर निकलने के बाद बन जाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स, दोज आर रेडी फॉर ट्रांसफर, ठीक। द फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus इज दिस वन कि वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बना सकते हैं एंड these आर कैपेबल फॉर इंट्रासेलुलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल मटेरियल्स, ठीक। उसका मतलब इंट्रा यहाँ पे ये है कि वो अपने अंदर ही ट्रांसफर कर रहा है और आउटसाइड द सेल मटेरियल का मतलब उसके लिए हो गया कि दूसरे सेलों को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में इंट्रा का मतलब यही होता है कि दो डिफरेंट सेल्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट इज दी लाइसोसोम, ठीक। मान लो जो भी प्रोटीन था या जो भी लिपिड लाइक मॉलिक्यूल था वो सेल ने सिर्फ अपने लिए बनाया, बाहर ट्रांसफर नहीं करना उसको, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं जाके यूटिलाइज करना है, ठीक। पहले ही बोला ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइमेटिक इन नेचर, ठीक। सेल कुछ ना कुछ खाने के लिए बॉडी के अंदर लेगा, अपने सेल स्ट्रक्चर के अंदर लेगा, है ना। तो ऐसा खाने के लिए उसको रख के तो बैठा रहेगा नहीं, गांधी जी का नोट तो है नहीं कि जाके किसी और को तो देगा कि भैया हमको एनर्जी दे दो तुम डायरेक्टली, है ना। एनर्जी खरीद नहीं सकता, एनर्जी बनानी पड़ेगी। एनर्जी बनाने के लिए लाइसोसोम स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, पहले ही बोल दिया था एंडो मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लूडेड है, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus, ठीक। गोल्जी apparatus ने जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बनाए थे उनसे बनने वाले मॉलिक्यूल्स का नाम लाइसोसोम रख दिया जाता है, ठीक है ना, अगर ये अपने ही सेल के अंदर रह गए। ये लाइसोसोम क्या करते हैं, इनके अंदर जो भी एंजाइम या प्रोटीन है ना वो कुछ ना कुछ हजम करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। कोई भी खाने का प्रोडक्ट आया या कोई भी आइटम आया अंदर, ठीक, चाहे कोई एक्स्ट्रा डीएनए था या फिर कोई एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट था, ठीक, एक्स्ट्रा फैट था, वो आया। अब सेल ऐसा तो है नहीं कि उसको डायरेक्टली डीएनए को पकड़ा देगा कि लो तोड़ लो अपने आप कर लो,
उसको डीएनए को अपना रेप्लिकेशन करना है तो उसको सिंपली एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक, वो तो सिंपली बोला गया, तोड़ के लाने का तुम्हारा काम है, मेरा काम जो था मैंने तुम्हें बता दिया है। आई जस्ट नीड एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड यू हैव टू प्रोवाइड मी। तो ये लाइसोसोम वेसिकल्स जो होती है ना, ये हर टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक, आई सेड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक, यानी कि एक्शन ऑफ जो एंजाइम होगा उसके अंदर वाटर की जरूरत है, पानी की जरूरत है, मेरे को भी है। हाइड्रोलिसिस, लाइपेस, प्रोटीएस एंड कार्बोहाइड्रेट्स के रिस्पेक्टिव जो भी एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, चाहे वो माल्टेज के फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर ग्लूकागॉन के फॉर्म में हो, दैट्स अपार्ट फ्रॉम इट, जो भी जरूरत होगी वो टाइप के एंजाइम इन वेसिकल्स के अंदर है। ठीक, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं हर एक मॉलिक्यूल को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक, मान लो किसी भी टाइप का लिपिड मॉलिक्यूल का इंटेक कर लिया हमारे सेल ने, ठीक, अब उसको तोड़ के उसे एनर्जी प्रोवाइड करानी है सेल को, तो क्या करेगा, लाइपेज एंजाइम को एक्टिव कर देगा। ठीक, लाइपेज एंजाइम एक्टिव होते ही वो क्या करेगा, जैसे ही लिपिड उसको मॉलिक्यूल दिखेगा उसको तोड़ के एनर्जी क्रिएट करने लगेगा। ठीक है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये एसिडिक पीएच के अंदर काम करते हैं। एक बार ट्रिकी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लाइसोसोम के अंदर जो पीएच लेवल होता है वो कैसा होता है, तो ऑप्शन थे लो, हाई, न्यूट्रल या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ अब क्या होगा। लो पीएच। ठीक है, तुम्हारे सर पहली बारी में हाई पीएच डाला है, तो ये चीज याद रखना, एसिडिक पीएच का मतलब ये होता है कि 7 से नीचे का पीएच है, तो लो पीएच के अंदर ये लो एक्टिव है। ठीक, क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं बट क्या कहते हैं घुमा के दे देगा, लेकिन लाइनें याद हैं तो आंसर कर पाओगे, लाइन याद नहीं है तो निपट जाओगे। ठीक, दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जो भी मॉलिक्यूल होगा, जो जो एंजाइम है उसके अंदर उनको पचाने की क्षमता होती है लाइसोजाइम्स के पास। ठीक है ना, ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, पूरे के पूरे खाने को पचाकर एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक, एंड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। आज का हमारा लास्ट है वैक्यूल्स। ठीक है ना, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो तुमने खाना बनाने के लिए पहले प्रोटीन का प्रोडक्शन किया है ना, फिर प्रोटीन के बाद तुमने बायोमोलिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया, लाइक जिनको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है ना, अब उन्होंने खाना पचा भी दिया, तो भैया 100% मान लो मैंने कोई 1 किलोग्राम खाना खाया है ना, तो पूरा 1 किलोग्राम खाना ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, स्लाइट अमाउंट ऑफ इट मैं मान लेता हूं 100 ग्राम ही सही एज अ वेस्ट का प्रोडक्शन हुआ। ठीक, अभी ऐसा वेस्ट ऐसा तो है नहीं कि ये पुराने जमाने वाला हिंदुस्तान है कि खुलेआम शौच हो रहा है ना, सेल हम लोगों से बहुत पहले से सिस्टमेटिक है। ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल्स का पहले ही कहना था कि हम खुलेआम ये गंदगी नहीं देख सकते हैं। ठीक, हमको लंबे समय तक जीना है तो हमारे पास खुद के क्या कहते हैं पब्लिक शौचालय होने जरूरी है। ठीक, तो वैक्यूल्स आर जस्ट नथिंग लाइक अ व्हाट वी कॉल टॉयलेट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो याद करने का तरीका बढ़िया है। इनके अंदर होता यह है कि मैक्सिमम टाइम इनके अंदर वेस्ट का ही डिपोजिशन हो रहा होता है, बट कई केसेस के अंदर ये होता है वैक्यूल्स कई बारी एज अ रिजर्वायर भी काम कर रहे होते हैं सर्टेन एलिमेंट्स के लिए। ठीक, तो वैक्यूल एक वेस्ट हाउस ही नहीं होके कई तरीके से यूजफुल भी होता है एक सेल के लिए। ठीक, ऐसा नहीं बोल देंगे कि कंप्लीटली टॉयलेट ही टॉयलेट है। ठीक, इट इज यूटिलाइज्ड एज टॉयलेट्स मैनी ऑफ द टाइम। ठीक, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, इसके अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज आई सेड और अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल हुआ करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे क्या कहते हैं घरों के गटर के अंदर वाटर की जरूरत होती है ना, बिना पानी के और नीचे सेटल डाउन होगा नहीं मटेरियल, राइट। इसके अंदर भी सिमिलर वे वही है कि वाटर रखा रहता है, साथ ही साथ उसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी निकलते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या फिर वो सलाइट लिक्विड फॉर्म में हो या फिर कोई भी अदर एलिमेंट हो।
ठीक, या कोई भी अदर प्रोडक्ट हो जिसका इस्तेमाल सेल को नहीं करना है, तो वो वैक्यूल्स के अंदर डाल देता है। एक तरीके से मैं इसको टॉयलेट ना बोल के एक तरीके से बोल सकता हूँ कि ये एक घर में जैसा रखते हैं ना स्टोर हाउस के फॉर्म में, तो एक कैसा स्टोर भी रखा रह सकता है। ठीक, इस स्टोर के अंदर ही उसने डस्टबिन रख दिया है, जिसके अंदर से कभी भी जरूरत कचड़े वाला आएगा तो कचड़ा बाहर निकाल दिया जाएगा। राइट, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके ऑल अराउंड, जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट ये है मेम्ब्रेन का नाम। ठीक, प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स रहते हैं वो 90% स्पेस एरिया घेरते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक, तो इसलिए वो प्लांट का सेल जब हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर पहले सबसे बड़ा वैक्यूल बना के छोड़ देते हैं, है ना। अच्छा, एक कारण बताओ कि क्यों भैया प्लांट के पास 90% इलाका क्यों है वैक्यूल्स का, और एनिमल सेल के पास इतना कम क्यों है? अच्छा, एक सवाल बताना, प्लांट्स के पास किडनी है? हमारे पास है ना। हमारे पास अपना खुद का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक, सबसे बड़ी बात, हमारे पास खुद का सर्कुलेटरी सिस्टम है। वो सर्कुलेटरी सिस्टम टाइम टू टाइम वेस्ट को लेते जाता रहता है। ठीक, तो वैक्यूल्स की संख्या हम लोग को कम पड़ती है। प्लांट के अंदर ऐसी है नहीं, उसका हर एक सेल खुद ही अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाए रहता है। ठीक, वो वैक्यूल्स के अंदर चीजों को जमा करता रहता है, एक टाइम के बाद उसका जीवन खत्म हो ही जाता है, तो अपने साथ पूरे के पूरे सेल को लेकर निपट जाता है। ठीक, बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लांट्स के पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो 90% एरिया घेरते हैं। ठीक, क्योंकि उनको पूरी लाइफ स्पैन के अंदर ये वेस्ट निकालने का मौका नहीं मिलता है। ठीक, याद रहेगा, इसके पीछे की स्लाइड साइंस ये है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सेल 90% घेर के रखेगा इन प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स, the tonoplast facilitates the transport of ions and other materials against the concentration gradient। अच्छा, एक बताओ, कल पढ़ाया था concentration gradient के अगेंस्ट में मैं कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं तो उसका नाम क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमको क्या चाहिए भाई? एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक, इसने बोला अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस हो या कुछ भी हो। ठीक, वैक्यूल के अंदर कर रहा है, तो सिंपल सी बात यह है कि मान लो इस वैक्यूल के अंदर मैं सोडियम का पंपिंग कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पर एनवायरमेंट कैसा होगा? हाइपर सोडियम एनवायरमेंट होगा या लो सोडियम एनवायरमेंट होगा इन द वैक्यूल? सही बोल रही हो, हाइपर सोडियम एनवायरमेंट पाया जाएगा इन वैक्यूल। ठीक, तो कई बार ये होता है कि प्लांट को जब लगता है ना कि मेरे को इन आयंस की जरूरत नहीं है, तो वो एटीपी का इस्तेमाल करके आयंस इसके अंदर फेंक देता है। ठीक, तो होता ये वैक्यूल के अंदर जो है आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। ठीक, सिंपल सी साइंस है, इतना तो ये कोई भी कर सकता है। ठीक, the concentration is higher in the vacuole than in the cytoplasm। वही बात बोली जो यहाँ पे मैंने तुमको बताई है ना। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। सबसे पहली बात तो एटीपी का यूजेज किया और एटीपी का यूज करके किसी चीज का ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एक्सक्रीशन के काम आते हैं। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा कभी पैदा नहीं होता है लेके। ठीक, वही फूड वैक्यूल होता है, धीरे धीरे उसके अंदर से खाना वो बाहर निकाल लेता है। ठीक, जितना भी उसके अंदर यूजफुल मटेरियल था निकाल के बॉडी के साइटोप्लाज्म में डाल देता है, बचा हुआ वो पूरा का पूरा स्पेस वेस्ट की तरह एक्ट करता है, धीरे धीरे करके वो आउटर एनवायरनमेंट में खुल जाता है। ठीक है, तो उस टाइप के वैक्यूल को जो कि अमीबा के अंदर पाया जाता है फॉर कैरिंग द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक, इन मैनी सेल्स लाइक प्रोटिस्टेंस, एक स्पेलिंग गलत लिखी है, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड। ठीक है, एक बार दिखा देता हूं कि कैसे होता है ये। मान लो ये हमारा खाना था। ठीक, तो ये रहा हमारा अमीबा। देखो डायग्राम अच्छा नहीं है लेकिन काम चला लेना। ये रहा हमारा न्यूक्लियस। ठीक, ये आंख नहीं है, पहली बार बता रहा हूं। तो ये क्या होगा, इसके अंदर आएगा तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपने इन सूडोपोडिया को बंद करेगा। ठीक, एक चीज देखो, ये बंद कर रहा है तो एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो ये रहा हमारा अमीबा, ये रहा उसका न्यूक्लियस। ठीक, और ये रहा
फूड वैक्यूर्ड, क्योंकि उसने भी खाना एनगल्फ किया है। ठीक, अब इसके अंदर वो धीरे धीरे एंजाइम्स डालेगा। ठीक, एंजाइम डालने के बाद ये खाना पूरी तरीके से टूट जाएगा। ठीक, खाना टूटने के बाद स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे बनेगा, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक, अब सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन रह गई है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है। ठीक है, दिस इज वेस्ट। तो अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसको कोने की तरफ लेके जाएगा एंड अल्टीमेटली इसको बाहर की एनवायरनमेंट में ओपन कर देगा। ठीक, ही इज रेडी टू इनटेक अनदर फूड मॉलिक्यूल। ठीक, फूड मॉलिक्यूल का एनगल्फ करने के बाद जो वैक्यूल बनेगा दैट इज नोन एज फूड वैक्यूल। ठीक, और उसका एक्सक्रीशन के टाइम जो क्या कहते हैं एक लेयर ही बचेगी, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, आई होप इतना समझ तो आया होगा। ठीक, तो बचा हुआ जो हम लोग का ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वाला सेक्शन है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। ठीक, होप करते हैं कि साइटोस्केलेटन को स्टार्ट करते हैं, बाकी सीलिया फ्लैजेला वाला शायद तक वो अगले दिन के लिए रखेंगे क्योंकि फिर छोटा सा सेक्शन रह जाएगा। ठीक, बेटा आई होप आप लोग को भी समझ आया होगा। रेस्ट अब हम लोग का टाइम हो गया है डीपीपीस एंड बाकी चीजों के लिए, तो मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए आप भी जितना पढ़ाया गया उसको भी रिवाइज कीजिएगा, साथ ही साथ जिन चीजों को लाइन लगा के बता रहे हैं या फिर जो लाइनें इस्तेमाल की गई हैं यहाँ पर एनसीईआरटी की, वो हाईली इंपॉर्टेंट है। बार बार उन चीजों को याद करते चलिए, आपको मैक्सिमम टाइम वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को अब धीरे धीरे करके तेज करने का समय है। ठीक है, मस्ती को थोड़ा सा कम करना, ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही खत्म कर देना कि सुबह शाम तक किताब लेके रट्टा मार रहा है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा इस्तेमाल में लाइए पढ़ने के। ठीक है ना, हरामखोरी आती है विद दी समय। ठीक, डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट एक्चुअल बात यही है क्योंकि इस फेज के अंदर से मैं भी गुजरा हूं, तो मुझे भी पढ़ने में थोड़ी मौत लगती थी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। समस्या ये है बिना पढ़े कुछ भी मिलता नहीं है। ठीक, मोर यू स्टडी द मोर विल बी डाउट्स क्रिएटेड, लेस यू स्टडी नो डाउट विल बी क्रिएटेड। ठीक, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। यार बंद हो जा भाई।